हेलो, माय नेम इज़ ऐश्वर्या एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, बट करंट अफेयर्स के पॉइंट से बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है। करंट अफेयर्स में अगर आप आएंगे तो आपको इसका जियोपॉलिटिकल एंगल भी देखना है, इकोनॉमिक एंगल भी देखना है, आपको इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जाननी है, ताकि आप इस टॉपिक को थोड़ा हॉलिस्टिकली प्रिपेयर कर सकें। बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि आपको प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, यूपीएससी में भी होता है, एंड आई बिलीव जब करंट अफेयर्स ही हैं और करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, तो आई थिंक कोई और भी एग्ज़ाम्स में ये प्लेसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत हाई चांसेस है कि आए। और मिडिल ईस्ट ऐसा है कि वो एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। मिडिल ईस्ट में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और उस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड ट्राई टू लर्न समथिंग। ओके, टॉपिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले है कहाँ ये जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा नैरो जोग्राफिकल रीजन है जो कि ईरान ओमान के बीच में पड़ता है। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हमें क्या देखना है कि स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पता चल गया कि इट इज़ रिलेटेड टू ईरान। ओके, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ईरान, बट स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट एक नैरो नेचुरली फॉर्म्ड वाटरवे है जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस को अलग करती है। ठीक है, जैसे अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये वाइटल मैरीटाइम रूट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो है ये स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स के रूप में काम करते हैं। अभी जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स बहुत बार आ रहा होगा। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स क्या है। ऐसा एरिया जिसको कंट्रीज़ अपने लेवरेज के लिए यूज़ करें। अगर आप उसको ब्लॉक कर दोगे तो बाकी कंट्रीज़ के लिए पैनिक क्रिएट कर सकते हो। ये वो एरियाज़ है। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स है स्ट्रेट के वर्ल्ड वाइड। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मलक्का स्ट्रेट और हॉर्मुज तो हम अभी डील कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, इसका हम अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ओके, तो ये दो लैंड मासेस को अलग कर रहा है। कौन कौन सा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट। दैट मच इज क्लियर। प्लस कौन से दो वाटर बॉडीज़ को साथ में कनेक्ट कर रहा है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है। ओके, मलक्का स्ट्रेट है साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। इंडिया के लिए वो कंट्रीज फ्रेंडली है, सो दैट वर्क्स इन आवर फेवर। ऑलराइट, और हॉर्मुज जो है, हॉर्मुज का जो डी फैक्टो मतलब जो रियल में जो कंट्रोल है वो किसके पास है, ईरान के पास है। कुछ कंट्रोल ओमान के भी पास है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल इज विथ ईरान। ओके, Strait of Hormuz is the most important maritime choke point in the world. It connects Persian Gulf, as I said कि दो वाटर बॉडी कनेक्ट करेगा, एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, और अरेबियन सी सब्सिक्वेंटली किसको कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन को। ऑलराइट, a large portion of world's oil supply passes through this narrow waterway. Because of this, it plays crucial role in international trade and global security. अब आप यहाँ पे मैप जब देखोगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ये वो एरिया है जो कि फॉसिल ब्लेस्ड है, मतलब यहाँ पे फॉसिल्स जो है वो बहुत अबंडेंस में पाई जाती है। ठीक है, इंडिया है, इंडिया यहाँ पे है। ओके, हियर इज़ आवर लवली इंडिया, यहाँ पे बाकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ से भी जो हम ट्रेड करते हैं ना वो इसके थ्रू ही जाते हैं। ओके, इंडिया फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए ये एरिया इंडिया को कंफर्टेबली पास कर पाती है। बट यहाँ से हमारी मैक्सिमम ऑयल सप्लाई होती है, कतर से, यूएई से, ईरान से, इराक से। ओके, अभी हम इराक से ज़्यादा ऑयल लेने लगे हैं, पहले ईरान से ज़्यादा लेते थे। अमेरिकन सैंक्शंस के बाद हमने क्या किया, हमने अपना जो पोर्टफोलियो था परचेज करने का उसको डाइवर्सिफाई कर लिया। ओके, अब हम बाकी जो कंट्रीज़ हैं इनसे हम ज़्यादा लेते हैं। ओके, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। ईरान से भी लेते हैं, बट द परसेंटेज इज कंपैरेटिवली लोअर। ऑलराइट, चलो यहाँ पे क्या है कि अब क्या करा है ईरान के पास, क्या जस्टिफिकेशन है। सिंस आपने ये देख लिया कि हम यहाँ पे
चोक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलराइट, चोक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हमें ये जानना है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान का ये कहना है, ईरान इज सेइंग कि इजराइल और यूएसए ने अनप्रोवोक्ड वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दी है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, वहाँ के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने सिविलियन टारगेट्स भी किए हैं, सिविलियन को टारगेट किया है, जिसमें एक स्कूल पे उन्होंने बॉम्बिंग की बाकायदा, जिसमें कई सारी छोटे बच्चों की जान चली गई। तो ईरान के लिए क्या है कि वो अपनी इस ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक लेवरेज ले रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवरेज ले रहे हैं। ये सब टर्म्स जो है, चोक पॉइंट, स्ट्रेटेजिक लेवरेज, ठीक है, ये सब टर्म्स आपको याद होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है इससे। न्यूज़पेपर भी अगर आप पढ़ेंगे तो इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी बार यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये जो एरिया है ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये जॉइंट करती है, और ये अरेबियन पेनिनसुला और ये ईरान को अलग करती है। ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि क्या मिडिल ईस्ट में या फिर उस एरिया में कोई और भी ऐसा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स है। यहाँ पे हम आएंगे तो बबल मंदेब है, ओके, ये गल्फ ऑफ एडन है और ये है आपका रेड सी, ठीक है, बबल मंदेब है। ये अफ्रीकन पेनिनसुला को और अरेबियन पेनिनसुला, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को और अरेबियन पेनिनसुला को अलग करता है। इतना क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे क्या है कि ये वाला स्टेट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे यमन है, यमन में हुती रेबल्स है, हुतीज़ हैं। तो ये तो ऑलरेडी इस एरिया में क्या कर रहे हैं, पायरेसी कर रहे हैं, पायरेसी की वजह से क्या कर रहे हैं, यहाँ से शिप्स ऑलरेडी बहुत पास नहीं हो रही है, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन गार्डियन, वो चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे पायरेट्स जो हैं उनको हटाने के लिए। प्लस जिबूती में भी क्या है, जिबूती में भी बहुत सारे पायरेट्स हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसमें भी बहुत सारी पायरेसी होती है, तो ये सेफ एरिया नहीं है। प्लस आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि ये एरिया भी ना हाईली मिलिट्राइज्ड है, मतलब यहाँ पे सिर्फ इन कंट्रीज़ की ही मिलिट्री नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारी फॉरेन की कंट्री होगी, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना की भी आई गेस, बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पे आपको मिलिट्री बेसेस मिलेंगी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी कंट्रीज़ का मिलिट्री बेस मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत पॉलिटिसाइज है, इंटरनेशनली उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रखा गया है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि थोड़ा इसका हम जोग्राफिकल हिस्ट्री देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स बिटवीन अरेबियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि गोंडवाना लैंड से जो हमारी पेंजिया थी वो ब्रेक की, मूवमेंट हुई, बहुत सारे प्लेट मूवमेंट हुए। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि प्लेट जो हैं वो एक डायरेक्शन में गए, वहाँ पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बने, ऑलराइट। तो ये उसी टाइम का एक फॉर्मेशन है, ये हमें याद रखना है। मिलियन ऑफ ईयर्स अगो अरेबियन पेनिनसुला slowly moved northward colliding with Eurasian plate. Continental drift theory Alfred Wegener की है। Collision created Zagros Mountain. Yes, अगर आपको जाग्रोस माउंटेन जो है ये किस कंट्री में है ये आपको याद रखना चाहिए। ये अगर आप स्टेट पीसेस स्पेशली अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस ये फोल्ड माउंटेन है, जैसे आप ये समझो कि दो लैंड मासेस हैं वो ऐसे कोलाइड करेंगे, सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ फोल्डिंग, ऑलराइट। प्लस मॉडर्न ईरान जो है उसका ये जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ऐसे से रफ्ड है, जिसको हम एक इंग्लिश में एक टर्म है इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन, ऑलराइट। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन हुआ, मतलब एक डिप्रेशन हुआ जो कि सी वाटर से बाद में फिल हो गया।
तो लाइक सपोज देर इज़ अ डिप्रेशन और ये इधर से भी और इधर से भी सी वाटर से फिल हो गया, सो दैट बिकेम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ बना, सॉरी, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकेम नेचुरल आउटलेट कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विथ ओपन ओशन। विच ओशन वी आर टॉकिंग अबाउट? इंडियन ओशन। ठीक है। अच्छा, अगर आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा भी नॉलेज है और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स को थोड़ा फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन ओशन जो है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वर्ल्ड में क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है इस चीज़ में। वहाँ पे मिनरल को लेके, सिक्योरिटी को लेके, चाइनीज़ थ्रेट को लेके, वहाँ पे सुपर पावर कौन बनेगा। इनफैक्ट जो हमारा क्वाड है, क्वाड भी जो है हमारा, वो भी क्या है, इंडियन ओशन को ही टारगेट करके है। ऑलराइट, एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, वो भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा फोकस में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक इसके बारे में ट्रिविया है। एट इट्स नैरो, एट हुज नैरो, at Strait of Hormuz is narrow. It is 21 nautical miles, which is 21 miles और 33 kilometers लैंड के फॉर्म में। वाटर में लेंथ जो है किसी भी चीज़ का वो डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू लैंड। ओके, डीपेस्ट चैनल कॉन्स्ट्रेंड ऑन वन साइड बाई कोस्ट ऑफ ईरान एंड अदर साइड बाई द मसांदम पेनिनसुला। ओके, अगेन ये भी अगर मैं आपकी जगह होती एज अ स्टूडेंट, मैं इन चीज़ों को तो पहले हाईलाइट करके अपने पास रख लेती एक जगह। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। आप एक चीज़ याद रखना कि हमारे हिस्ट्री में भी ना ये गुजराती ट्रेडर्स जो हैं वो बहुत फेमस हैं। ठीक है, इवन ईरान से जब लोग आए थे तो वो कहाँ सेटल हुए थे? हमारे वेस्ट कोस्ट पे, मतलब गुजरात में, और जो अभी करेंटली जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे। वो कौन लोग थे? पारसीज। ठीक है, जो पारसी कम्युनिटी है फ्रॉम पर्जिया, पर्जिया स्टैंड्स फॉर ईरान, पर्जिया स्टैंड्स फॉर ईरान, ये वहाँ से परसिक्यूट होकर के आए थे और यहाँ पे इनको पनाह मिली थी। तो इंडिया का ईरान से बहुत पुराना एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग रिलेशन है, बहुत ही सिक्योर रिलेशन है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हमारे यहाँ कौन कौन है बहुत फेमस पारसी? मिस्टर लेट रतन टाटा एंड बमन ईरानी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ये दो मैं बहुत फेमस, अगर आपको नहीं याद हो, सो ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर जो कि 3 इडियट्स में वायरस का रोल प्ले किया, मुन्ना भाई में भी है। सो जस्ट फॉर योर कनेक्शन आपको ये पता होना चाहिए। इट्स लोकेशन मेड इट नेचुरल गेटवे फॉर कॉमर्स बिटवीन मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईस्ट अफ्रीका, एज वी ऑल नो that particular region here, okay, eastern part. All right, Europe as well, पास में यूरोप वहाँ से। अर्ली सिविलाइजेशन यूज स्ट्रेट फॉर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, एज आई हैव सेड, ट्रेड भी होता था और हमारा तो कल्चरल एक्सचेंज डायरेक्टली है। मर्चेंट्स फ्रॉम इंडिया, पर्शिया, मेसोपोटामिया traded good as spices, textiles, precious stone, pearls from the Persian Gulf. These are several records available for the trade Gujarati merchants on the west coast. अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे इन्वेडर्स भी हैं, वो भी पर्शियन डिसेंट से हैं। इवन जो हमारे यहाँ मुगल्स भी आए थे उनका भी बाद में पर्शिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन सेटल हो गया था। ओके, सो पर्शिया अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, कल्चर। एंड आपको जान के बहुत हैरानी होगी, जो हमारा समोसा है या जो हमारी स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन जो डिशेस हैं वो भी बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड है कहाँ से? पर्शिया से। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड एंड टेंशन। ओके, जहाँ ट्रेड है वहाँ टेंशन है। ओके, एक इवेंट है 1973 अरब ऑयल एम्बार्गो, ईरान इराक वॉर, particularly tanker war, repeated tension between these timelines involving tanker seizure, sanction related confrontation, frequently used as strategic lever by Iranian due to period of sanction or military escalation. Sanction, कैसा sanction? USA led, सिर्फ US नहीं करता लेकिन USA led sanctions. Sanctions क्यों? US को ये डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया तो इज़राइल की जो मतलब एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में वो क्या करता है कि वो उसे सैंक्शन कर देता है। यही रीज़न है कि इंडिया भी अब बहुत ज़्यादा ऑयल ईरान से एक्सप्लिसिटली नहीं खरीद पाता। ऑलराइट,
geopolitical tension. By threatening the Strait of Hormuz, Iran has turned geography into global economic weapon. ये बहुत important term है, global economic weapon. ठीक है, global like geography जो है वो कैसे काम कर रहा है, एक weapon के तौर पे काम कर रहा है. ईरान ने अटैक बेयर किया है अपने ऊपर, किसके द्वारा? अमेरिका और इजराइल के द्वारा. क्या उसने अटैक किया प्रॉपरली? नहीं किया. उसने क्या किया? अपने ज्योग्राफी को एज अ वेपन यूज़ कर रहा है. अब उसके वजह से सारे जो स्टॉक प्राइसेस हैं, गोल्ड की प्राइस है, क्रिप्टो है, ठीक है, इवन गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है, ये सारी क्या है? सारी नीचे जा चुकी है. सो बस वो सिर्फ इजराइल ईरान ही नहीं सफ़र कर रहा है, इट इज़ मेकिंग एवरी कंट्री सफ़र. Iran's de facto blockade highlights broader strategic challenge. It shows how single country can hold critical shipping lanes hostage. ये पूरी तरह से बंदी बना लिया एक लेन को, किसी इंसान को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को नहीं, वो पूरे लेन को उसने हॉस्टेज बना लिया, जिसके वजह से एक इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख गई हमें, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डाउनफॉल भी है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो. एंड इट इज ऑल बिकॉज ईरान हैज मेड दैट पर्टिकुलर शिपिंग लेन होस्टेज. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सर्ट जियोपॉलिटिकल प्रेशर ऑन रिलेटिवली लो कॉस्ट. क्या कॉस्ट है? कोई कॉस्ट नहीं है, एक ही कॉस्ट है. बहुत ही एक्सप्लिसिटली ईरान ने बोला है कि आप अगर पास करोगे तो हम यहाँ पे बॉम्ब गिराएंगे, बस. ओके Okay. Then most immediate impact on energy prices. Energy prices are soaring. Middle Eastern oil and gas can no longer be safely transported via these routes. अब क्या इस रूट को हम बहुत ज़्यादा रिलायबल मान सकते हैं? वाई? कभी भी अगर ईरान को प्रॉब्लम होगी तो ईरान क्या करेगा? व्हाट विल ईरान डू? ईरान को जब भी ट्रबल होगा वो इस प्लेस को ब्लॉकेड में ले आएगा. वेटिंग फॉर पोर्ट में अलाउ operators time to reassess situation, but given the scale of the conflict it could still leave vessels vulnerable. So एक proper timing के लिए, since they have have assassinated the top leadership of Iran, तो ये तो फिक्स ही है कि वो कभी भी इस चीज़ को लाइटली नहीं लेगा. आप किसी के घर में घुस के उस घर के लीडर को मार रहे हो तो इस चीज़ को वो क्यों लेगा लाइटली? Even though what Iran did is never justified with its own people. वो बाकी कंट्रीज के साथ बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ जो बुरा कर रहा है, it is not justified what Ayatollah Khamenei did. Okay, he deserved to be tried, like tried in the sense कि ट्रायल वो अपनी कंट्री में करते, अपनी कंट्री के लोग से करते, अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन आता और उसके वजह से उनको पनिशमेंट मिलता. बट कोई और कंट्री बॉम्ब गिरा के उसे उन्हें मार दे, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल. दैट इज एक्ट ऑफ वॉर. ओके, दैट इज एक्ट ऑफ वॉर. Iran has long understood its unique geographical position and its critical importance of maritime trade. अभी के हिसाब से इतने सैंक्शन हो जाते हैं ईरान के ऊपर, ईरान सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखता है, एंड दैट इज इट्स geography as a last resort. Several decades, Iranian government and industry have utilized aspect of maritime sector to protect economic security and circumvent sanction. Sanction इस कदर होता है अमेरिका का बुरा कि आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते. अगर कोई कंट्री आपके साथ ट्रेड करेगी तो हम उस पर भी सैंक्शन लगाएंगे. इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा तो उस इनफैक्ट हमने साथ में बनाया, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की यही बात थी कि वी विल सैंक्शन यू. ओके, क्योंकि आप रशिया से ट्रेड कर रहे हो, रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते, इस तरह की चीज़ें. सो अमेरिका सिंस बीइंग द वेरी पावरफुल कंट्री, उसके पास डॉलर की सुप्रीमेसी है, इट हैपन्स कि वो ऐसे अनफेयर डिमांड्स रखते हैं. दिस इंक्लूड्स लॉन्ग लास्टिंग यूज ऑफ शैडो फ्लीट्स, लाइक नॉट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट फ्लीट और द नेशनल फ्लीट, बट द शैडो फ्लीट filled with people who are ready to attack you. Okay, manipulation of automatic identification system, these are very technical terms, and general disregard of established maritime law and regulation. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा कि ये जो है ये वेस्टर्न नैरेटिव का पार्ट है.
यहाँ पे कहीं भी अमेरिका के या इसराइल के अनप्रोवोक्ड वॉर स्ट्रैटेजी को नहीं क्रिटिसाइज़ किया गया है. सो इट ऑल्सो शोज़ इंडियाज वेस्टर्न हिपोक्रेसी. इंडियाज़ इंटरेस्ट, इंडिया की क्या इंटरेस्ट है, तो इंडिया की 88 to 90%, और ये ट्रस्ट में ये एग्जैजरेटेड डेटा नहीं है. ऑयल जो है वो अब्रॉड से आती है, अब्रॉड डिफरेंट कंट्रीज से, जिसमें से 60% तक मैक्सिमम जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है. आई हैव ऑलरेडी शोड यू द कंट्री. आप एक बार इसका जो डेटा है, इसका डेटा आप सप्लीमेंट कर लेना. नियरली 60 to 65% ऑफ क्रूड ऑयल LNG गल्फ कंट्री से आती है थ्रू दिस रूट ओनली. ओके. India requested safe passage for more than 20 ships stuck near the strait. LPG shipment to India have dropped sharply due to tanker disruption, but कुछ जो टैंकर्स थी उसको पास करा दिया गया, and they have still not finalized a ceasefire or a peace agreement. So चीज़ें बिगड़ सकती हैं. ऑल राइट. सेफ्टी कंसर्न क्या है, हमारे जो सेफ्टी या स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, एक तो हमारे ऑयल टैंकर जो है वो वहाँ से सेफली पास कर जाए. हमारी नेशनल नीड जो है वो हमारी प्रॉब्लम में है. इंडिया जो सी फेरर्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं. ओके. हमारे यहाँ की जो डायस्पोरा जो है वो वहाँ काम करती है. प्लस हमारे यहाँ के जो लेबर्स हैं, सिर्फ लेबर्स ही नहीं, इंजीनियर्स भी जो हैं, जैसे वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रही है वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग काम करते हैं. तो सिर्फ लेबर्स ही नहीं, वहाँ हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास भी, मतलब हमारी स्किल्ड और इंटेलेक्चुअल दोनों ही क्लास जो है वहाँ पे काम करती है. इंडिया की फ्रेंडली कंट्री है, सो इट ऑल्सो हैपन्स. वहाँ से हमें रेमिटेंसेस बहुत आते हैं गल्फ से. अच्छा, सिर्फ यहाँ पे ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं हो रही है, पूरे गल्फ कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. इंडिया इज़ रेपुटेडली कंसिडरिंग नेवल स्कॉट्स फॉर शिप if tension escalates in future. That is already happening in current time. Economic concern क्या है, अगेन हमारी इतना % जो क्रूड ऑयल है वो पास करती है. क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो $20 से $40 पर बैरल एक ड्रम होता है जिसमें हम क्रूड ऑयल्स को रखते हैं. तो वो बैरल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो बैरल की प्राइसेस बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन की, फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस सब बढ़ जाएंगे. ओके. एंड इट विल क्रिएट इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड पॉसिबली इकोनॉमिक फॉल आउट. ओके. इंडियाज़ ऑयल इम्पोर्ट बिल, मतलब कितने पैसे आप खर्चते हो ये ऑयल और पेट्रोलियम में, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़र्व है, जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल के प्राइसेस, गुड्स बिकम एक्सपेंसिव नेशन वाइड. ऑफ कोर्स हमारी कंट्री में ऐसी ही पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है. अगर आपको थोड़ा सा भी न्यूज़ के बारे में डिटेल होगा तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो घर वापस जा रहे हैं नोएडा से, दिल्ली से, मुंबई से, राजस्थान से. क्यों? क्योंकि गैस ही नहीं है, वो खाएंगे क्या. उनका ये कहना है कि गांव में रहेंगे तो हम लकड़ी जला के तो खा सकते हैं, हम वो कोई और फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे करेंगे. बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट्स इतना ऑयल फ्रॉम इट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, वी बिकम वेरी वेरी वल्नरेबल. ओके. देन है हमारे पास एक और मैप, अगेन गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए बंदर अब्बास है और चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे होगा. तो ये दो ऐसे पोर्ट्स हैं ना जो इंडिया डेवलप कर रहा है वहाँ पे. तो इंडिया की जो इंटरेस्ट है वो तो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही है. ओके. बाकी यहाँ पे मस्कट है, हम यहाँ से भी ऑयल लेते हैं, अबू धाबी, दोहा. अब ये पूछ देगा आपसे कि कौन सी जो कैपिटल है वो कोस्टल है, नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं. ओके. तो ये सब आपको अरेंज करने आना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट. ये सब जो क्वेश्चन है ये सब डायरेक्टली आते हैं, बाकी तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है. जैसे चाबहार पोर्ट है, ये इंडिया ने डेवलप किया. बंदर अब्बास पोर्ट जो है इंडिया ने डेवलप किया. प्लस एक चीज़ और याद रखना है, ईरान जो है ये कैस्पियन सी, जो कि एक लेक है, कैस्पियन सी से और पर्शियन गल्फ दोनों से कोस्टल लाइन शेयर करता है. तो ऐसे अगर आप चलोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पोर्ट किस डायरेक्शन में है, कौन सा पोर्ट जो है वो पर्शियन गल्फ में है और कौन से पोर्ट्स जो है वो कैस्पियन सी में है, ये पता होना चाहिए. जैसे चाबहार, बंदर अब्बास, इमाम खमीनी पोर्ट, यहाँ पे अमीराबाद पोर्ट, नौशार पोर्ट, अंजाली पोर्ट. ओके.
ऑल दी स्पोर्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. ट्रिविया क्या है? द शतल अर्ब इज प्राइमरली अ रिवर फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस. ये दो जो है फर्टाइल क्रेसेंट करके है एक, टिग्रिस और प्लस यूफ्रेटिस, ये दो जो रिवर है ये बहुत ही फर्टाइल रिवर्स है और इनके ही आसपास फर्टाइल क्रेसेंट फॉर्म हुआ था बहुत साल पहले जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था और पर्शियन सिविलाइजेशन था. ठीक है, और ये जो है ये सब पर्शियन गल्फ में एम्प्टी करती हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था तो क्वेश्चन आता है कि डॉनबास रिवर कहाँ पे एम्प्टी करता है, सी ऑफ अजोब में करता है कि ब्लैक सी में करता है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस कम. प्लीज़ इसे हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना. ओके, और ये मेजर वाटर वे है गल्फ के लिए. ठीक है, सो दिस वाज द क्लास. आई होप मैंने कवर किया हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस. तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काइंडली पे मोर अटेंशन टू इट. ओके, थैंक यू सो मच. माय नेम इज़ अश्वरा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.